हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हर्षवर्धन का प्रशासन। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल की प्रशासनिक ढांचा पर मूल रूप से आधारित थी। फिर भी दोनों व्यवस्थाओं में कुछ बातों में असमानताएं भी थी। हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त शासकों की व्यवस्था से भी ज़्यादा विकेंद्रीकृत थी। हर्ष के काल तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सामंतवादी तत्व ज़्यादा प्रबल हो चुके थे। दूसरी ओर एक सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव था जो विघटनकारी तत्वों को काबू में रख सकता था। इसलिए मौर्य काल की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था एक बीते हुए दिनों का आदर्श बनकर रह गई थी। इस तरह हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के निर्धारण में तत्कालिक परिस्थितियों का गहरा दबाव था। इसी दबाव के तहत हर्ष ने गुप्त काल के समय से प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में यथासंभव संशोधन किया। इसके अलावा हर्ष के अपने व्यक्तित्व ने भी ढांचे के पुनर्निर्माण में गहरा असर छोड़ा। हर्ष एक उदार, दूरदर्शी, कूटनीतिक क्षमताओं से निपुण शासक था। साथ ही वह धर्मपरायण भी था। उसकी राजव्यवस्था एक नैतिक आदर्श एवं प्रशासनिक मान्यताओं पर आधारित थी। उसके कुछ अपने राजनीतिक सामाजिक लक्ष्य थे। उसने कुछ ऐसे प्रशासनिक पदों का भी सृजन किया जिससे उसके साम्राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी होती हो। परंपरा के अनुकूल राजा सर्वोच्च एवं अंतिम सत्ता था। बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, आज्ञा पत्र या घोषणा पत्र निकालना, विदेश नीति का संचालन करना, सैन्य संगठन एवं संचालन तथा न्याय संबंधी अंतिम कार्य करने का अधिकार राजा को था। हर्ष अशोक की तरह धार्मिक आदर्शों एवं भावनाओं से प्रेरित था। वह भी राजकाज एवं प्रजा के हित में लगा रहता था। हर्ष ने अपने नाटक नागानंद में राजपद का आदर्श प्रस्तुत किया है। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसका राजा के निर्वाचन में भी हाथ होता था। स्वयं हर्ष का चुनाव मंत्रिपरिषद ने किया था। परिषद विदेश नीति भी निर्धारित करती थी। मंत्रिपरिषद में पुरोहित, प्रधानमंत्री, संधि विग्राहक, अक्षपटालाधिकृत, सेनापति आदि विशेष महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सैनिक विभागों के अध्यक्ष, महाबलाधिकृत, राजस्थानीय, उपरीक, महाराज, मीमांसक, दूत आदि पदाधिकारी केंद्रीय शासन में सहायता देते थे। मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक केंद्रीय सचिवालय भी होता था जो प्रांतीय सचिवालयों के साथ
कार्य व्यवहार का आदान प्रदान करता था। ह्वेनसांग के अनुसार सचिवालय की कार्रवाइयों को लिखित रूप में अक्षुण्ण रखा जाता था। मंत्रियों के अतिरिक्त सामंतों का भी राज दरबार में वर्चस्व होता था। हर्ष के अभिलेखों में भी सामंतों को प्रशासकीय अधिकारियों के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के लिए परामर्शदात्री कार्य मंत्रियों के द्वारा ही पूरा किया जाता था। सामंतों का मुख्य कार्य विजय अभियान के समय राजा का हाथ मजबूत करना होता था। हर्ष काल के प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि इस काल में एक ही अधिकारी को विभिन्न पद सौंप दिए जाते थे। साथ ही गुप्त काल की तरह इस युग में भी कुछ सिविल अधिकारियों से आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्य पूरा करने की भी अपेक्षाएं की जाती थी। हर्ष ने दूरस्थ प्रांतों के राज्यपाल, प्रांतीय शासक अथवा उपरीक महाराज, सामंत और महासामंतों की नियुक्ति की। हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य राष्ट्र या देश कहलाता था। राष्ट्र का विभाजन भुक्तियों में हुआ था, जिसका शासन उपरीक महाराज चलाते थे। उपरीक महाराज राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे और साधारणतः राजकीय परिवार से संबंधित होते थे। उपरीक महाराज के सहायक गोप्ता, भोगपति, राजस्थानीय, राष्ट्रीय आदि होते थे। ये सभी राजा द्वारा नियुक्त होते थे। भुक्तियों का विभाजन विषयों में था और विषय पाठकों में विभाजित थे। पाठकों का विभाजन ग्रामों में था। विषय अथवा उसके नीचे के अधिकारियों की नियुक्ति प्रांतीय प्रशासन द्वारा होती थी। गुप्तकालीन अधिकारी पद हर्षकाल में भी प्रचलित थे। केवल कुछ के नाम परिवर्तित हो गए थे। ग्राम प्रशासन का प्रधान मुखिया होता था, जिसे ग्राम छपटलिक भी कहा जाता था। ग्राम शासन में गैर सरकारी लोगों का काफ़ी हाथ था। अपने साम्राज्य विस्तार की योजना कार्यान्वित करने और साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान करने के लिए हर्ष ने सैनिक शक्ति बढ़ाई। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष की गज सेना 60,000 और अश्व सेना 1,00,000 थी। सेना का विभाजन मुख्यतः पैदल, अश्व और गज सेना में था। इसके अलग अलग अध्यक्ष भी थे। सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी महासंधि विग्रहाधिकृत और प्रमुख सैन्य संचालक बलाधिकृत था। हर्ष के पास काफ़ी बड़ी अस्थायी सेना थी, जिसे अस्थायी सेना द्वारा समय समय पर सहायता दी जाती थी। हर्ष ने शक्ति संतुलन के लिए मैत्री संधि एवं वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। ह्वेनसांग का यह कथन है कि अपराधी और विद्रोही संख्या में बहुत कम थे।
उसके यात्रा विवरण से गलत सिद्ध होता है। वह स्वयं 2 बार लूटा गया और किसी प्रकार जान बचाने में सफल हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि हर्षकाल में भी अपराधी तत्व मौजूद थे। वैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में दंड विधान काफ़ी कठोर था। विभिन्न अपराधों के लिए अंग भंग, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, देश निकालना और अपराध परीक्षण की प्रथा थी। आंतरिक सुरक्षा एवं शांति के लिए हर्ष ने पुलिस विभाग का प्रबंध किया। हर्ष काल में गुप्तचरों का भी व्यवस्था था। वे छिपकर अपराधों का पता लगाते तथा न्याय और शासन में मदद देते थे। राज्य की सर्वाधिक आमदनी भूमि से होती थी। भूमि की उपज का 1/6 हिस्सा सरकार को मिलता था। सारी भूमि का पर्यवेक्षण और माप होता था। खेतों की सीमा निर्धारित की जाती थी। भूमि संबंधी कागजात सुरक्षित रखे जाते थे। सरकार आवश्यकतानुसार सिंचाई का भी प्रबंध करती थी। सरकारी भूमि के आय के 4 भाग होते थे। पहला आर्थिक एवं सरकारी कार्यों पर खर्च के लिए, दूसरा सार्वजनिक अधिकारियों पर खर्च के लिए, तीसरा विद्वानों के पुरस्कार एवं वृत्ति के लिए और चौथा दान पुण्य के लिए। इस प्रकार लोक हितकारी कार्यों में ही अधिक पैसा खर्च होता था। आय के अन्य साधन न्यायालय शुल्क, अर्थदंड, आयात कर आदि थे। हर्ष के शासन में मंत्रियों और अधिकारियों को भू अनुदान के रूप में भी वेतन मिलता था, न कि नगद में। राजकीय भूमि से प्राप्त आय का 1/4 भाग सार्वजनिक अधिकारियों के लिए और 1/4 भाग आर्थिक एवं सरकारी कार्यों के लिए निश्चित था। हर्ष के शासन में एक विशिष्ट बात देखने को मिलती है, वह है अभिलेख विभाग की स्थापना। अच्छे बुरे सभी कार्य सरकारी कार्यालय के इतिहास में लिखे जाते थे। अच्छी बुरी सभी घटनाएं सरकारी कागजों में दर्ज होती थी। इस प्रकार एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया गया जो समयानुकूल था। अपने साम्राज्य में विकेंद्रित प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर उसने केंद्रीय सरकार को अतिरिक्त प्रशासन कार्य से मुक्त किया। साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी तुष्टि करने की कोशिश की। फिर भी यह एक आदर्श व्यवस्था नहीं मानी जा सकती थी। उसने अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भू राजस्व के रूप में वेतन देने की प्रथा चालू की। साथ ही उसने बड़े पैमाने पर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को भू अनुदान दिए। परिणामतः उसने एक परिसंघात्मक प्रशासनिक व्यवस्था कायम की। इस विकेंद्रिक व्यवस्था का स्वरूप सामंतवादी था। इस व्यवस्था का एक नकारात्मक पहलू यह था कि एक बार भूमि अनुदानों एवं भू राजस्व से
जुड़ने के बाद विभिन्न अधिकारीगण उनसे चिपक गए और इस अस्थायी व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। यह व्यवस्था एक सक्षम शासक के अंतर्गत तो सफल सिद्ध हो सकती थी, परंतु एक कमजोर शासक के अंतर्गत इस ढांचा का चरमराना और अवश्यंभावी था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप लोग को इस टॉपिक संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।